तो गाइस हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, एक तो क्या है काइनेटिक्स, मतलब रेट की बात होने वाली है। सेकंड केमिकल, केमिकल रिएक्शंस के रेट की बात होने वाली है। पॉइंट क्लियर है? तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रही है उसका रेट कैसे वेरी करेगा ये सब ऑब्जर्व करने वाले हैं। एट द सेम टाइम ये जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनके रेट को अफेक्ट करेंगे, है ना। और कभी भी रेट निकाला कैसे जाएगा और मैकेनिज्म क्या होता है। हम लोग यदि बहुत सिंपल वे में बात करें कि रेट होता क्या है, नॉर्मली हम लोग यदि बात करें तो रेट क्या होता है। जैसे यदि हम लोग मान लो वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। या स्पीड की बात करें हम लोग यही वर्ड यूज करते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बस डिफरेंस आ जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी रेट क्या होगा, रेट भी कुछ चेंज दिखा रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। इस रेट को हम लोग जनरल सेंस में लिखें तो क्या हो जाएगा, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और यदि अब मैं केमिकल रिएक्शन में बात करूंगा तो केमिकल रिएक्शन में मैं क्या बोलूंगा, क्या केमिकल रिएक्शन में ये जो चेंज है, क्या केमिकल रिएक्शन में ये जो चेंज है हम लोग किसके फॉर्म में देख रहे होंगे, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह के फॉर्म में। क्योंकि अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि आपका जो कंटेनर है वो उठ के कहीं भाग रहा है तो उसकी वेलोसिटी हम बताएंगे, वो तो अपनी जगह पे है। और केमिकल रिएक्शन हम लोग देखेंगे तो उसके लिए हमारे लिए क्या आ जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा कुछ। या फिर हमें मालूम है कि गैसियस रिएक्शन कभी हो जाए, क्या फॉर गैसियस रिएक्शन क्या होता है बेटा, पीवी इक्वल टू एनआरटी हो जाता है उस केस में, है ना। प्रेशर इज इक्वल टू एन बाय वी इंटू आर टी हो जाता है उस केस में। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर क्या बन जाता है, कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पी। तो और क्या बोल सकते हो, रेट जो हो सकता है आपका, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है। पॉइंट सबको क्लियर है? हाँ सर। यहाँ पे जो कोई भी रेट ऑफ द रिएक्शन आएगा वो इन दोनों फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ग्रेट। अब देखना, हम लोग यदि बात करें कि हम लोग कैसे टाइप की रिएक्शन, अब देखना जरा, अब देखना जरा, हम लोग यदि बात करें कि किस टाइप की रिएक्शन रहेगी हमारे सामने जिसका हम लोग रेट मेजर करने वाले हैं, जिसका हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन स्टडी करने वाले हैं। हर टाइप की रिएक्शन का तो कर नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कोई आपने रिएक्शन चालू की और वो रिएक्शन इतना स्लो है कि वो 300 साल में खत्म हो रहा है, इट टेक्स 300 इयर्स फॉर इट्स कंप्लीशन। मालूम चला ऑब्जर्व करते करते आपकी 4 पीढ़ियां मर गई, रिएक्शन ही खत्म नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे केस में तो कोई फायदा नहीं है। तो कुछ रिएक्शंस होती हैं बहुत ज्यादा स्लो, वेरी स्लो रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस का हम लोग रेट ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, कुछ रिएक्शन होती हैं इतनी ज्यादा फास्ट हो जाती हैं कि आपकी पलके झपकी उतने में रिएक्शन ही खत्म हो गई, है ना। तो वैसे केस में आप चाहोगे भी तो नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को यदि ध्यान हो तो हम लोग देखते थे कि कभी भी कोई आयनिक कंपाउंड का रिएक्शन हो जाए, जैसे मान लो NaCl है कि NO3 है, ऐसा, तो यहाँ पे तो रियलिटी में कोई बॉन्ड है नहीं है, दे आर जस्ट अंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। तो होगा क्या, पास में लेके आए तो तुरंत इसका कैटायन इसके एनायन की साइड अट्रैक्ट हो सकता है और इसका कैटायन इसके एनायन की साइड, क्या हो जाएगा बेटा, तुरंत KCl और NaNO3 बन सकता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में खत्म हो जाएगी। आपको टाइम ही नहीं मिला रेट ऑब्जर्व करने का कि कब इसका रेट ज्यादा रहेगा। ऐसा भी हो सकता है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रेट बढ़ा हो फिर घटा हो, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं वेरी वेरी फास्ट रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, मतलब 10 टू दी और माइनस 14 सेकंड ऐसे कुछ में खत्म हो जाती है रिएक्शन, समझा। तो एक तो हो गई वेरी स्लो रिएक्शन या स्लो रिएक्शन, एक हो गई वेरी फास्ट रिएक्शन। ये दोनों ही हमारे किसी काम की नहीं है।
हमारे काम का क्या होता है, हमारे काम का वो रिएक्शन होगा जो मॉडरेट टाइम ले रहा हो, है ना। तो यदि हम लोग बात करें डिपेंडिंग अपॉन द टाइम टेकन, वी हैव टोटल 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। हम लोग क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, कंप्लीटेड इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या लिखा था, जैसे आयोनिक रिएक्शंस, आयोनिक रिएक्शन, जैसे NaCl वगैरह है, KNO3 के साथ कंबाइन होकर हमें क्या दे रहा था, ये हमें दे रहा था NaNO3 एंड KCl, किसी भी काम की नहीं है। टाइम नियरली कितना रहता है इसका हम लोग यदि बात करेंगे तो टाइम होता है हमारा 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16 सेकेंड, समथिंग लाइक दैट। देन हमारे सामने क्या था, स्लो रिएक्शंस या वेरी स्लो रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस की हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, टेक्स ईयर्स, ठीक है। ऐसे केस में हम लोग यदि बात करेंगे तो इसका भी नो यूज ऑफ रेट डिटर्मिनेशन हम लोगों के लिए, बाकी तो लोग करते रहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, समझा यहां तक। देन थर्ड हमारे सामने आती है मॉडरेट रिएक्शन। क्या, मॉडरेट रिएक्शन, जिनको हम लोग फाइनली पढ़ने वाले हैं। मॉडरेट रिएक्शन में क्या होगा, दे विल टेक सम फाइनाइट टाइम, ठीक है। ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होंगी और ना ही बहुत ज्यादा स्लो होंगी, ठीक है। तो इसमें जैसे हमारी जो भी कोवेलेंट बॉन्ड वाली रिएक्शंस नॉर्मली आ जाती हैं, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, कुछ टाइम लगेगा, फिर बॉन्ड बनेगा, फिर कुछ टाइम लगेगा, है ना। तो ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होगी और ना ही बहुत ज्यादा स्लो होगी। इसमें क्या आ जाएगा, विच टेक फाइनाइट टाइम, विच टेक फाइनाइट टाइम। तो यदि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, जैसे मान लो बेटा 2H2 प्लस O2, जैसे मान लीजिए बेटा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2 वाला केस ले लें, तो इट विल टेक सम टाइम। आपको दो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उनके बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, एक ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। एंड देन फाइनली जाके 4 OH बॉन्ड बन रहे होंगे दो वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो इट विल टेक सम टाइम। एग्री करते हो? तो देखिएगा अब जरा होगा कैसा। अज्यूम करो कि हमारे सामने कोई एक रिएक्शन है, वी हैव एनी रिएक्शन, और उस रिएक्शन में हमारे सामने ए गिव्स बी। क्या बेटा, ए गिव्स बी, ऐसा कुछ है। बोला जाए कि T इक्वल टू 0 पे ए का जो कंसंट्रेशन है डेट इज स्मॉल ए, प्रोडक्ट का 0 दिया है। फिर बोला जाए कि आप T इक्वल टू कोई T पे यदि कैलकुलेट करें तो ये जो कंसंट्रेशन आ रहा है इट इज AT, मतलब सम कोई A माइनस एक्स के बराबर, जैसे C माइनस सी अल्फा लिखते थे ना, ठीक है। सिमिलरली इसका जो T टाइम पे कंसंट्रेशन आएगा, जिसको मैं BT बोल रहा हूं, दिस विल बी इक्वल टू सम एक्स। ऐसा पॉइंट क्लियर है? तो अब देखिए, जब मैं रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ ए निकालूंगा तो क्या होगा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन, RKN लिख रहा हूं मैं रिएक्शन को, ध्यान रखना, रिएक्शन ऑफ ए, ये क्या होगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू, समझिएगा अब जरा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यही होगा।
अब जरा ऑब्जर्व करना जो मैं करने वाला हूं। चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय अगेन ये टाइम। एग्री करते हो? तो यहां से यदि अब मैं देखूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो a माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय टी। तो यहां से मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, माइनस ऑफ एक्स बाय टी, है ना। अब प्रॉब्लम यह है कि रेट कैन नॉट बी निगेटिव, लेकिन यदि मैं कभी भी लिखूंगा रिएक्टेंट के लिए तो मेरे पास नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि उसका फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन के कंपेयर में कम ही रहने वाला है। विथ टाइम तो उसके मोल रिएक्ट करने वाले तो डिक्रीज ही करेंगे। सो डेट इज द रीजन वी पुट अ नेगेटिव साइन हियर इन केस ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया क्या? रिएक्टेंट हाँ के सर। लिए हम लोग कुछ क्या करते हैं, एक माइनस साइन लगा के लेते हैं, एज रेट कैन नॉट बी नेगेटिव। अब देखना, यदि सिमिलरली बात हो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी के बारे में, तो अगेन यहां पे भी क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो 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 इट विल बी इक्वल टू क्या, Vt माइनस जीरो डिवाइडेड बाय टी माइनस जीरो। तो दिस विल बी क्लियरली x बाय टी। यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव ही आने वाला है ये विद टाइम, यहाँ पे हमें अलग से कोई नेगेटिव साइन नहीं लगाना है, समझा। तो अब जरा पॉइंट समझना जो मैं कहने वाला हूं। देखो, मान लो कभी भी हमारे सामने इस तरह से आ जाए, किस तरह से आ जाए, रेट ऑफ ए दैट इज रिएक्टेंट, इसी के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है, माइनस ऑफ डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी। तो दिस विल शो अस लार्ज चेंज, लार्ज चेंज मतलब क्या है, डेल्टा हमेशा एक ग्रेटर डिफरेंस बताता है, हमें मालूम है। और डी एक्स वाई डी टी ऐसे हम लोग लिखते थे, ये इंस्टेंटेनियस चेंज बताता है, ध्यान है। हाँ सर। क्या है, बहुत स्मॉल चेंज की बात करता है, तो ये तो एक लार्जर चेंज हो गया। मतलब ये मुझे क्या देने वाला है, इट इज गोइंग टू गिव मी एवरेज रेट, समझा। ये क्या देने वाला है, ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम देने वाला है, देयरफॉर इट विल बी एन एवरेज रेट। लेकिन यदि मैं ऐसे लिखूंगा, बट इफ रेट ऑफ ए is equal to minus of d of a by dt, this will be very small change, agree, therefore it will be instantaneous rate। समझ में आया है क्या? हाँ सर। तो देखो अब होगा क्या, पॉइंट को पकड़ना आगे जो मैं बताने वाला हूं। कभी भी हम लोग किसी भी एक एलिमेंट या कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के रेट की बात करेंगे तो उसके लिए उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो रहता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। क्या बोला मैं, ये नोट के फॉर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस its stoichiometric coefficient is not required, is not required। अब मान लो हम लोग देखें कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट, क्या यूनिट ऑफ रेट। तो मुझे मालूम है कि एक बार तो मैं क्या ले रहा था बेटा, रेट को मैं ले रहा था चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, एग्री। तो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन की यदि मैं बात करूंगा, ये क्या हो जाएगी, देखो
मोल पर लीटर, ये तो क्या हो गया मेरा कंसंट्रेशन, और पर यूनिट टाइम, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्या पर यूनिट टाइम, तो नीचे आ जाएगा टाइम, मतलब कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ये। एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर यदि मैं बात करूंगा तो दिस विल बी एटीएम पर टाइम। समझ में आया है क्या? तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि कभी भी रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स जो रहेंगे वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे किसी भी रिएक्शन में। क्या बात कर रहा हूं मैं? रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट species in any reaction, in any reaction। बड़ा सिंपल सा बात है, ध्यान से समझना है और फिर भूल जाना है। देखो होगा क्या यदि हम लोग बात करेंगे इसमें, तो अज्यूम करो आपके सामने एक रिएक्शन है, t इक्वल टू 0 पे मान लो इसका कोई ए नॉट कंसंट्रेशन था, t इक्वल टू टी पे हम लोगों ने लिखा ये AT will be equal to A naught minus 3x, this will be equal to 4x, BT will be equal to 4x। तो अब जरा देखना, यदि मैं बात करूंगा रेट ऑफ A, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A। अब जरा एक बात और यहां ध्यान दो, हम लोग इसको माइनस ऑफ DA बाई डी टी भी अब करने वाले हैं, ये आपको अज्यूम करके चलना कि ये स्मॉल इंटरवल है, ठीक है। ये हो जाएगा तो इसको क्या लिखा जाएगा, माइनस ऑफ डी, देखो जरा ए नॉट माइनस 3x माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाय dt, कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके ये कैंसिल हो गया, तो रेट ऑफ A, समझिएगा अब जरा, रेट ऑफ A विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ dA बाई dt इज इक्वल टू, यहां से कितना आ रहा है बेटा, प्लस ऑफ 3 dx बाई dt, 3 को बाहर निकाल लिया कांस्टेंट को। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। यदि हम लोग सिमिलरली रेट ऑफ बी की बात करें, इसकी रेट ऑफ बी, तो ये क्या होगा बेटा, dv बाय dt इज इक्वल टू d ऑफ bt विच इज इक्वल टू कितना, 4x माइनस इनिशियली दैट इज 0 डिवाइडेड बाय dt, है ना। तो यहां से RB दैट इज dv बाई dt जो है वो कितना आ रहा है, देखो वो आ रहा है मेरे पास 4 टाइम्स ऑफ dx बाई dt। अब यदि इनको रिलेट करना हो तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि dx बाई dt कॉमन है, उन्हीं को इक्वेट कर दूं, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा बेटा, dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय 3 dA बाय dt, और यहां से मैं देखूंगा तो दिस dx बाय dt बनेगा 1 बाय 4 dB बाय dt। एग्री करते हो? अब जरा देखना, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ B, एंड दीज आर रेट ऑफ ओनली रिएक्शन। समझा? जब आपको कभी बोला जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ DA बाई dt। आपको बोला जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ B, क्या हो जाएगा, dV बाई dt। आपको बोला जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन, तो क्या लेना है हमेशा, dx बाई dt। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, यदि मैं रेट ऑफ द रिएक्शन विच इज इक्वल टू dx बाय dt लिखूंगा, सो दिस विल बी इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ 1 बाय 3
dA by dt is equal to 1/4 dB by dt। समझ में आया क्या? स्टार्ट करते हैं। देखो, तो ऐसे हम लोग इन जनरल क्या लिख सकते हैं? Therefore इन जनरल समझना, यदि A of A प्लस B of B गिव C of C प्लस D of D मान लो करके कोई एक रिएक्शन है, ऐसे करके, ठीक है। और यहां पे हम लोग अब लिखें तो ये रेट ऑफ द रिएक्शन ROR विच इज इक्वल टू dx बाय dt जो है ये क्या बन जाएगी? देखो, माइनस ऑफ 1/a dA बाय dt, एग्री? माइनस ऑफ 1/b dB बाय dt, एग्री? इज इक्वल टू 1/c dc बाय dt इज इक्वल टू 1/d dd बाय dt, एग्री करते हो? तो अब जरा एक पॉइंट समझना है यहां से, यदि आप लोग देख पा रहे होगे तो ये माइनस ऑफ dA बाय dt मतलब जो रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ A है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टोइशियोमेट्री। लेकिन बेटा इसमें मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 1/a से, तो रेट ऑफ द रिएक्शन तो क्या हो जाएगा? इट विल डिपेंड अपॉन द स्टोइशियोमेट्री, समझा? ये इंडिपेंडेंट था मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट वैल्यू, तो जैसे जैसे यहाँ पे A लगेगा, कोई P लगेगा, Q लगेगा, वैसे वैसे रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। तो देखो अब जरा ऐसे एक दो बहुत जनरल में बेसिक से एग्जांपल से लिख दे रहा हूं, आप क्या करेंगे? आप मेरे को सॉल्व करके बताएंगे कि इनका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या बन रहा होगा, ठीक है? जैसे रिलेट किया ना अपन ने अभी, वही। तो देखो, मान लो आपके पास ऐसा दे दिया मैंने, तो देखो होगा क्या, बहुत बेसिक में है। इसका ROR विच विल बी इक्वल टू dx बाई dt, ये क्या रहा होगा बेटा? माइनस का 1/2 d ऑफ SO3 बाई dt विच विल बी इक्वल टू प्लस का d ऑफ O2 बाई dt विच विल बी इक्वल टू 1/2 d ऑफ SO2 बाई dt। सिमिलरली हम लोग यदि सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो ROR विच विल बी इक्वल टू dx बाई dt विल बी इक्वल टू, और देखो इसको हम लोग देखेंगे तो ये किसके बराबर होगा? यहाँ पे क्या आएगा हम लोग यदि चेक करें तो, नाउ दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3 dA बाय dt विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 dB बाय dt which will be equal to 4 dc by dt। समझ में आया क्या?